गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 11 के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अपवर्तन के उदाहरण। तो हमने 4 उदाहरण देख लिए थे पिछले टॉपिक में। आज लास्ट उदाहरण है आयताकार कांच की स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन। आयताकार कांच की स्लेब से, इसका प्रैक्टिकल भी है अपने माइंड के अंदर। देखिए यहाँ PQRS एक कांच की पट्टिका है, स्लैब, स्लैब मतलब पट्टिका। एक प्रकाश की किरण यहाँ से चलती हुई, हवा में चलती हुई और कांच पे टकराती है यहाँ पर। तो विरल माध्यम से चल रही है और वो सघन माध्यम पे टकरा रही है। अपवर्तन के पश्चात वो अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि विरल से सघन माध्यम में वो जा रही है, इसलिए। तो प्रकाश का जब अपवर्तन PQ पृष्ठ पर होगा तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है। NN' अभिलंब है। जब ये प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण कांच की स्लैब में चलती हुई, आगे चलती हुई जब SR पृष्ठ पे टकराएगी, SR, तो जब ये बाहर निकलेगी तो बाहर निकलते टाइम जब ये SR पृष्ठ पे टकराएगी तो ये कांच से वायु में प्रवेश करेगी। तो इसका एक बार और अपवर्तन होगा, अर्थात कांच की स्लैब से जब हम प्रकाश के अपवर्तन की घटना देखेंगे तो एक किरण का 2 बार अपवर्तन हो रहा है। SR पृष्ठ पर कांच से वायु में प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है, सघन से विरल माध्यम में जा रही है। तो इस बार वो अभिलंब से दूर हटेगी। तो हम क्या देखते हैं, आपतन कोण अब R है और अपवर्तन कोण R' हो गया है और ये अभिलंब से दूर हट गई है और ये बाहर निकल जाती है। हम क्या देखते हैं कि जो प्रारंभिक आपतित किरण थी ये वाली, इसको यदि हम आगे बढ़ाएं, ये प्रारंभिक आपतित किरण का पथ था, अगर इसको हम आगे बढ़ाएं और ये जो निर्गत किरण है अंतिम, हम देखते हैं कि ये दोनों किरणें, निर्गत किरण और प्रारंभिक आपतित किरण का जो पथ था वो दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं। देखिए आप, समांतर हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में गैप पाया जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व विपथन। इसे हम बोलते हैं पार्श्विक विपथन। पार्श्विक विपथन कहते हैं, दोनों के मध्य जो गैप पाया जा रहा है उसे पार्श्विक विपथन कहते हैं। तो जब यहाँ पर हमने देखा कांच की स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन में एक प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन होता है। पहला अपवर्तन हुआ PQ पृष्ठ पर, जब वायु यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की। पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है। अतः कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ध्यान रखना है, कांच का वायु के सापेक्ष, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, जिसमें जा रही है उसको ऊपर लिखना है, जहां से आ रही है उसको नीचे लिखना है। यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, वायु से कांच में जा रही है, कहाँ जा रही है, कांच में। तो कांच का वायु के सापेक्ष, कांच का वायु के सापेक्ष, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, NGA, G फॉर ग्लास यानी कांच, A मतलब एयर, एयर मतलब हवा, वायु। तो कांच हवा, जिसमें जा रही है जहाँ से आ रही है, जिसमें जा रही है जहाँ से आ रही है। माध्यम 2 माध्यम 1, याद करने का तरीका है माध्यम 2 माध्यम 1, माध्यम 2 माध्यम 1, ठीक है। तो कांच में जा रही है, वायु से आ रही है, अतः कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक NGA समीकरण 1 से दिखाया जाएगा। ये हमने अपवर्तनांक की परिभाषा में देखा था। सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये तो एक बार अपवर्तन हो गया। अब जब यही प्रकाश की किरण SR पृष्ठ पे टकराई तो ये कांच से वायु में जा रही है। कहाँ से जा रही है, कांच से वायु में। कहाँ जा रही है, वायु में। तो वायु ऊपर आएगी, कांच नीचे। इस बार जो सूत्र है वो चेंज हो जाएगा। कहाँ से, कांच से वायु में जा रही, तो वायु का कांच के सापेक्ष, वायु का कांच के सापेक्ष NAG, ऊपर क्या आएगी, वायु, और नीचे आएगा कांच। जहाँ जा रही है वो ऊपर, जहाँ से आ रही है वो नीचे, ठीक है। तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक NAG = NA/NG हो जाएगा। ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 का यदि हम गुना करें, NGA और NAG का यदि हम गुना करें तो हम क्या देखते हैं, NGA का मान NG/NA और NAG का मान NA/NG। दोनों ये एक दूसरे को काट देंगे और कितना मिलेगा हमें, 1। कितना उत्तर आएगा, 1 आएगा। अतः NGA × NAG = 1 हमें प्राप्त होगा। तो इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल भी है जो माइनर
छोटे प्रयोग के अंदर आता है 5 नंबर में, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।